नमस्कार। आज से हम लोग पॉलिटी की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बात की है जो पेपर 2 जीएस के पेपर 2 का सिलेबस है, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, है ना, संविधान। इस पर मैंने बात की थी और यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है, कौन कौन सी बातें उसमें रखी गई हैं, क्यों रखी गई हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, किस क्रम में, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, और जितने भी उसके टॉपिक हैं उनका सिग्निफिकेंस, उनका महत्व, उनकी उपयोगिता क्या है पढ़ाई के लिए भी और परीक्षा के लिए भी। इन सभी बातों पर मैंने चर्चा की थी विस्तार से। हालांकि सिलेबस जिस तरीके से लिखा गया है, अगर वो लेक्चर आपने देखा है, नहीं देखा है तो देख लेंगे, आपको आइडिया मिलेगा उससे कि जो टॉपिक उसमें लिखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो उसमें शामिल नहीं है। जैसे उसमें कहीं नहीं लिखा कि उद्देशिका या भाग 1 या भाग 2 या भाग 3 मूल अधिकार, निदेशक तत्व ऐसे पढ़ने हैं, ऐसा कहीं कोई उल्लेख उसमें नहीं है। उसने सीधा सीधा एक शब्द लिख दिया है, महत्वपूर्ण प्रावधान, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या होंगे ये हमें तय करना है। तो हम जिस आधार पर तय करेंगे वो आधार हमारा क्या होगा कि हम ऐसी बातें पढ़ें उसमें जिससे संविधान की जो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी समझ, व्यापक स्तर पर जो समझ उसकी है वह विकसित हो। दूसरा कि अगर समझ विकसित हो जाए तो हम प्रश्न तक पहुंच सकें, प्रश्न की मांग समझ सकें और हम बेहतर आंसर दे सकें मेंस में। और प्रीलिम्स की जहां तक बात आ रही है, प्रीलिम्स में जो छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार जो परिभाषा पूछ दी जाती है, कई बार कुछ छोटी सी संकल्पना पूछ दी जाती है, बिल्कुल बेसिक, उनकी भी समझ हो जाए। तो हमें यह तय करना होगा कि महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, परिभाषा देने वाले शब्द कौन से हैं, राइट्स ड्यूटीज क्या होती हैं, और कैसे संविधान काम करता है, जितनी संस्थाएं संविधान में है वो कैसे काम करती हैं। ऐसी बहुत सारी बातों को हम महत्वपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत रख सकते हैं। तो सिलेबस को डिजाइन तो बहुत अच्छे से किया गया है, लेकिन हालांकि लिखा है, कमीशन ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत एम्बिग्विटी है, वेगनेस है और बहुत स्पष्ट नहीं है बात। उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, अगर हम वैसे पढ़ाई करेंगे तो एक समस्या यह आएगी कि जब तक आपका बैकग्राउंड नहीं है उसका, तब तक शायद उसको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हमारा सीक्वेंस क्लास में यह होगा कि हम उन बातों पर पहले चर्चा करें जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जिनकी हर कदम पर जरूरत पड़ सकती है, जो हर समय जब भी हम पढ़ाई शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी की, तो हर समय हर कदम पर उन शब्दों की, उन संकल्पनाओं की, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ सकती है, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो हम पहले यह कोशिश करेंगे कि उन पर हमारा ध्यान जाए और हमें वो चीजें समझ में आ जाएं, और तब हम धीरे धीरे करके, एक एक करके उस तक पहुंचेंगे, उस लेवल तक पहुंचेंगे जहां हम प्रश्न भी पकड़ सकते हैं, उत्तर भी लिख सकते हैं और अच्छे अंक भी ला सकते हैं। इसी अप्रोच से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो मेरा उद्देश्य यह है, दो उद्देश्य है मेरे, अगर ऐसे कहूं कि पहला उद्देश्य है कि आपको उस विषय की समझ हो और बुनियादी बातें, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उसकी समझ हो ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा बने। दूसरा कि अगर कभी बाय द वे लॉ नहीं भी पढ़ा, अगर बाय द वे हमने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, फिर भी इतनी समझ हो जाए हमारी कि हम प्रश्न को समझ सकें और प्रश्न का उत्तर दे सकें। एक उद्देश्य तो यह है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर हमारी समझ विकसित हो जाती है तो हमें एनालिसिस करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, और हम किसी भी विषय में जब भी एनालिसिस करने की बात आएगी तो हम इतने सक्षम हो सकेंगे इसको पढ़ने के बाद कि हम एनालिसिस कर सकते हैं। कारण क्या है इसका कि संविधान जो है वह कानून का एक स्वरूप है। हम जानते हैं सर्वोच्च विधि, सुना है, सभी ने सुना है सर्वोच्च विधि, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड।
तो कानून का एक स्वरूप है, राइट। अब कानून की भाषा में एक खासियत होती है कि क्यों खासियत होती है यह भी बताते रहा हूं कि कानून जब लिखा जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि देखी जाती है। अब तक जो हुआ उसको ध्यान में रखा जाएगा, जो भविष्य में हो सकता है उस पर भी गौर किया जाता है, और दोनों का तालमेल बिठाकर तब हम भाषा लिखते हैं। तो उस भाषा की एक विशेषता होती है कि उसमें एक से ज्यादा अर्थ होता है। एक अर्थ वह होता है जो सीधे सीधे लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, शाब्दिक अर्थ उसको कहते हैं, लिटरल मीनिंग, कि उसके शब्दों का अर्थ क्या है। और दूसरा तीसरा चौथा बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं जो उसके अंदर शामिल हैं, जिनको हमें अंदर जाकर ढूंढ कर निकालने की जरूरत होती है। तो जब अंदर जाकर ढूंढते हैं कोई चीज और उसको बाहर निकालकर एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारी दृष्टि में पैनापन होगा, चीजों को ढूंढने की क्षमता होगी, और हम उसी को विश्लेषण कहते हैं तकनीकी भाषा में। तो विश्लेषण करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। इसलिए जब संविधान को ठीक से समझ लिया जाता है या जाए, तो हम किसी भी विषय में विश्लेषण करने में सक्षम हो सकते हैं। ये इस विषय को पढ़ने का लाभ है बहुत। तो पर्पस यह है कि आप बुनियादी चीजों की समझ रखें और एक एक करके एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ें, ताकि हम समझ भी विकसित हो, हम आंसर भी दे सकें, और सब्जेक्ट से दूरी हमारी नहीं बने, हमारे नजदीक रहे विषय, है ना। हमारी समझ होगी तो हमारे नजदीक रहेगा। यह हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है। इसी परंपरा के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत भी कर रहे हैं, और इसी परंपरा को आगे बनाए रखते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यह बात आए कि कोई भी देश है उसमें संविधान की जरूरत क्या है। Why do we need a constitution? जब मनुष्य हंटिंग करता था, शिकार पर जीवित था, समाज नहीं बना था, कोई सेटलमेंट नहीं था, तो उस वक्त तो जैसे जानवर रहते हैं जंगल में वैसे रहता था। जब हमने समाज बनाया, सेटलमेंट किया, यह सीमा है हमारी, हमने कहा कि हम इतने जगह में रहेंगे, तो हमने एक सीमा बनाई और उसमें कहा कि हम 1000 लोग हैं, हम इसी जगह रहेंगे, और हम यह कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा शत्रु इधर नहीं आए, और हम इतने सुरक्षित रहें अंदर जिससे कि हमारा लाभ भी हो और हमें किसी तरह का जोखिम, किसी तरह का खतरा हमारे सामने नहीं हो। यह मन में विचार आया होगा स्वाभाविक रूप से। तो जब हमने इसका सेटलमेंट शुरू किया तो हमने तय किया कि हम इस सीमा के अंदर रहेंगे, और जो लोग यहां रहेंगे वो किसी खास नियम कानून का पालन करेंगे, ताकि मेरी वजह से दूसरे को समस्या नहीं हो, उसकी वजह से मुझे समस्या नहीं हो। तो हम दोनों एक खास नियम, एक खास दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, कानून का पालन करेंगे। इसका मतलब यह, और अगर किसी ने उसके विरोध में काम किया, जो नियम है, कानून है, उसके विरोध में काम किया, तो कोई एक ऐसी शक्ति हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, कोई एक ऐसी संस्था बन जाए, ऐसा संगठन बन जाए जो उसको दंड दे सके, जो उसको समझा सके, जो यह कह सके कि नहीं यह गलत है, यह सही है, यह करना है, नियम का पालन कितना आसान है। इस तरीके से अगर हम काम करें तो हम स्वाभाविक रूप से अच्छे से रह सकते हैं, सबों का लाभ भी होगा और किसी को कोई खतरा नहीं होगा, कोई शत्रुता नहीं होगी, और हमारा धीरे धीरे विकास होता रहे। इस तरह की मानसिकता पनपी होगी जब मानव ने सेटलमेंट किया होगा। अपने ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो जब सेटलमेंट हो गया तो इसको, सेटलमेंट को चलाने के लिए नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ी, और एक खास संस्था की जरूरत पड़ गई कि यही संस्था उस नियम और कानून बनाएगी और यह देखेगी कि बाकी लोग इसका पालन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे। अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि मान लिया यह जो क्षेत्र है इसको हमने कह दिया राज्य,
जो संगठन बनाया उसको कह दिया सरकार, और जो नियम बनाया उसको कह दिया संविधान। जिस क्षेत्र में रहेंगे हम, वो हमने मान लिया कि राज्य है। आगे बताता हूं राज्य की और तकनीकी परिभाषा क्या है। तो एक साधारण शब्दों में अगर समझें तो हमने इसको बना दिया राज्य। एक संगठन हमने बनाया कि संगठन जो नियम कानून बनाएगा भी और यह देखेगा भी कि क्या हम उस नियम का पालन कर रहे हैं, तो हमने उसको कहा कि यह सरकार होगी, और जो नियम कानून बन गए वो होगा संविधान। इस तरीके से अगर समझे तो एक बात यह आ रही है कि संविधान क्या होगा, कि संविधान इसलिए जरूरी है कि वह उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गाइडेंस देता है, मार्गदर्शन देता है कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। यह दिशा निर्देश देने वाला कोई सिस्टम होगा, कोई प्रणाली होगी, कोई दस्तावेज होगा, तो उसको हम कहेंगे संविधान। और संविधान को लागू करने वाली जो संस्था होगी वह सरकार होगी या शासन व्यवस्था होगी। उसी को तकनीकी भाषा में कहेंगे तो इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, अदरवाइज इट इज अ सिस्टम जो उस संविधान को लागू कर रही है। तो कहा जाए कि लोगों को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज है या नियमों का संग्रह है, उसको हम संविधान कह सकते हैं। और यह संविधान व्यक्ति के जीवन को निर्देशित करने, राज्य के जीवन को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह है। इस रूप में हम संविधान की आवश्यकता भी समझ सकते हैं कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो हमारी जीवन शैली को निर्देशित करना संविधान का मूल उद्देश्य होना चाहिए, हमें सही दिशा देना संविधान का मूल उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो देश लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि तानाशाह है, कोई भी राज्य होगा, उसको कोई ना कोई दिशा निर्देश ऐसा चाहिए जिससे कि वह शासन कर सके, जिससे कि वह जनता पर राज कर सके, जिससे कि वह जनता का कल्याण कर सके, जिससे कि वह जनता की सुरक्षा कर सके। तो कुछ न कुछ ऐसा नियम कानून अवश्य होना चाहिए। तो कोई भी देश बिना संविधान के शासन व्यवस्था नहीं चला सकता, यह मान सकते हैं। तो शासन व्यवस्था को दिशा निर्देश देने वाला जो दस्तावेज होगा, जो प्रणाली होगी, उसी को हम संविधान कह सकते हैं। इस रूप में हम एक संविधान की साधारण अर्थों में उसकी समझ विकसित कर सकते हैं। अब इसका जो तकनीकी पक्ष अगर देखा जाए कि थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि संविधान क्या सदैव लिखा होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि नियम कानून क्या है हमारे, है ना। तो लिखा होना चाहिए संविधान। तो अधिकांश जो संविधान है देश में वो लिखित हैं। कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहां संविधान लिखा हुआ नहीं है, जहां हम अपनी विरासत से, अपनी परंपराओं से, अपने ट्रेडिशन से काम करते हैं, या कोई ऐसा पहले का कोई नियम है जिसको हमने फॉलो कर लिया है, उसी नियम को फॉलो कर सकते हैं। यह भी तरीका हो सकता है, लेकिन जाहिर है वैसे देशों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होगी। जैसे मान लें कि ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहां संविधान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भारत हो, अमेरिका है, रूस है, चीन है, ये जो राष्ट्र हैं इनके संविधान स्पष्ट रूप से लिखित हैं, राइट। तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, मतलब दस्तावेज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एक तो यह स्थिति है। दूसरा यह कह सकते हैं कि संविधान में काम कौन करेगा, उस देश में, उस राज्य में कौन कार्य करेगा। जैसे मान लिया कहा कि यह सरकार है, तो सरकार में कौन शामिल होगा और उसके काम क्या होंगे, कौन नियम बनाएगा, संविधान का निर्माण कौन करेगा, दिशा निर्देश कौन जारी करेगा, कानून कौन बनाएगा, कैसे बनाया जाएगा कानून। ये सारी प्रक्रिया, नियम बनाने वाले का नाम, उसके कार्य कहीं ना कहीं लिखे होने चाहिए। तो कहा जाएगा कि संविधान के माध्यम से हम कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी करते हैं जिससे यह पता चलता है कि अमुक संस्था यह कार्य करेगी, अमुक संस्था यह कार्य करेगी, या जो अधिकारी है, यह जो व्यक्ति है, यह जो संगठन है, यह ऐसे कार्य करेगा। उसके कार्य अधिकार की बात करते हैं हम संविधान के जरिए, ठीक है।
और तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि मान लें कि एक राज्य में, इसको मान लें कि एक राज्य है सपोज, तो एक तरफ नागरिक है जो रह रहा है वहां, और एक तरफ सरकार है। ठीक है, सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करे, ऐसे करना शुरू करे, कहां तक कर सकती है? जहां तक इसमें हस्तक्षेप नहीं हो। जब सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी तो नागरिक या व्यक्ति के दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो सरकार के द्वारा शक्ति के प्रयोग की कोई एक लाइन, सीमा होनी चाहिए। तो मान लिया हमने यह कहा कि सरकार यहां से आगे नहीं जा सकती, यहीं तक सरकार काम कर सकती। ठीक उसी तरह जब नागरिक आगे बढ़ के काम करेगा तो नागरिक के आगे बढ़ के काम करने से सरकार पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो नागरिकों के कार्यों की सीमा भी तय होनी चाहिए कि आप यहीं तक कार्य करेंगे। जिसका फायदा क्या होगा कि जो व्यक्ति या नागरिक है और जो सरकार है, इसमें क्लैश, टकराव नहीं होगा। जिसको हम क्या कह सकते हैं कि सरकार जब अपनी शक्तियों के प्रयोग की सीमा लांघ जाती है तो तानाशाही होने लगती है, जो मेरी इच्छा वही करेंगे। और अगर नागरिक अपने शक्तियों की सीमा को लांघ जाए तो सरकार को नहीं मानेगा वह, तो उसको अराजकता कहते हैं। राज्य के विरुद्ध हमने अराजकता है, मतलब राज्य नहीं है, हमने मान लिया कि राज्य नहीं है, तो अराजकता या एनार्की और तानाशाही या डिक्टेटरशिप। तो जब सरकार अपनी शक्ति के प्रयोग की सीमा पार कर जाए तो तानाशाही हो सकती है, और नागरिक अपने शक्ति के प्रयोग की सीमा पार कर जाए तो अराजकता हो सकती है, अर्थात हम राज्य को मानने से इनकार कर देंगे। इसलिए दोनों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय होनी चाहिए। यह जो तय करेगा वही संविधान है। जो इनकी शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय करेगा वही संविधान कहा जाएगा। तो संविधान तीन तरीके से हम परिभाषित कर दे सकते हैं। पहली परिभाषा क्या हुई कि संविधान दिशा निर्देश देता है, मार्गदर्शन बताता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए। दूसरा कि जो कार्य करेगा सरकार की तरफ से, जो कार्य नागरिक को करना है, वो कार्य क्या होंगे इसका उल्लेख करता है, वह इसके बारे में जानकारी देता है। और तीसरा कि सरकार और नागरिक की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय करता है ताकि दोनों के बीच कभी टकराव नहीं हो। इसलिए प्रत्येक देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है, और इसी तरीके से हम संविधान को परिभाषित कर सकते हैं इस रूप में। ठीक है, अब संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। वो आगे देखते हैं कि उस लिखित संविधान कहां, और अलिखित संविधान अगर है तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो समस्या क्या होगी कि कैसे काम करेंगे। प्रश्न आएगा ना सामने कि अगर हमने जो काम करना है, मैंने यहां लिखा कि राज्य और नागरिक ऐसा ऐसा होगा, सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग ज्यादा कर दे तो तानाशाही हो जाएगी, नागरिक अपनी शक्ति का प्रयोग ज्यादा कर दे तो अराजकता हो जाएगी। तो हमने लिखा है इसको, अगर नहीं लिखे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस शक्ति की सीमा कहां तक है। तो जिन देशों में संविधान अलिखित होता है वो कैसे काम करते हैं, यह हमारे सामने एक प्रश्न है जीवंत, उसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक मैं जो बात कह रहा हूं उसमें यह पता चल रहा है कि संविधान क्या है और क्यों जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। पहली बात तो यह है। अब दूसरी बात यह आएगी कि संविधान किस तरह का संविधान होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं संविधान के प्रकार, मेजर टाइप्स कौन से हो सकते हैं, वो आगे चर्चा करते हैं। पहले इसको हम लोग ऐसे समझ लें। एक शब्द लिखा मैंने यहां संविधान, और अंग्रेजी में इसको कहा कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा शब्द है? यह जो शब्द है
यह लैटिन भाषा के कॉन्स्टिच्यूअरी शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ सर्वोच्च विधि है। सुप्रीम लॉ। कि लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूअरी शब्द से संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन उस राज्य की सर्वोच्च विधि है, सबसे बड़ी विधि, उसके ऊपर कुछ नहीं है। नो लॉ नो वन। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कानून उसके ऊपर नहीं हो सकता। उसके ऊपर नहीं होने का मतलब कि उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, उसने जो रास्ता बताया है उस रास्ते के विरोध में नहीं चल सकता। तो सर्वोच्च विधि का अर्थ यह हो रहा है। इस तरीके से हम संविधान का शाब्दिक अर्थ देख सकते हैं कि संविधान मतलब सर्वोच्च विधि किसी भी देश में। अब इसकी परिभाषा देनी हो, कैसे देंगे? पहला देंगे दस्तावेज के रूप में एक, कि संविधान लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। तो जो लिखित होगा वो स्वाभाविक है ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा उसको समझना ज्यादा आसान होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से दिशा निर्देश दे सकता है। तो लिखा जाएगा कि शासन व्यवस्था को मार्गदर्शन देने वाले नियमों का संग्रह है, जिसको हम संविधान कहते हैं। शासन व्यवस्था को मार्गदर्शन देने वाले नियमों का संग्रह, राइट। दूसरा है अधिकारों के स्रोत के रूप में, कि शासन व्यवस्था में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे भारत में क्या क्या, राष्ट्रपति है, संसद है, उच्चतम न्यायालय है ना, सरकार है, तो बहुत सारे हैं, निर्वाचन आयोग है, लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, सांसद है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, सारे अधिकारी, बहुत सारे हैं जो शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, जो शासन का कार्य करते हैं। तो कहा जाएगा कि शासन व्यवस्था के अधिकारियों उसकी संस्थाओं की शक्तियों के स्रोत के रूप में जो कार्य करे वह संविधान है, राइट। और तीसरा क्या हो सकता है? शक्तियों के संतुलक के रूप में, बैलेंस करने वाले, पावर को बैलेंस कर रहा है, दो की शक्तियों का संतुलन बना रहा है। किसी एक की शक्ति दूसरे पर हावी नहीं, एक की शक्ति से दूसरे प्रभावित नहीं। तो शक्तियों का संतुलन किससे? राज्य और नागरिकों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा
का निर्धारण करने वाली प्रणाली है यह, कि राज्य कहां तक काम कर सकता है, नागरिक कहां तक जा सकते हैं। यह सिस्टम है, यह बताएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि अगर राज्य अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर दे, उसकी जो सीमा है उसके आगे बढ़ जाए, तो क्या होगा? तानाशाही हो जाएगी। राज्य को जो इच्छा होगी वो करेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया अगर सुना है तो, किम जोंग, कि जो उसकी इच्छा है वह करे, है ना। जैसे वह यह तय करता है, सुना होगा अखबारों में भी, तो वह यह तय करता है कि यंग गर्ल्स इन नॉर्थ कोरिया कैन नॉट वियर जीन्स, या उसने यह कहा कि नहीं, जो ओलंपिक में खिलाड़ी गए वो पदक जीत कर नहीं आए तो उनको दंडित किया जाए। तो जो इच्छा हो वह करे, ठीक है। हिटलर, मुसोलिनी, इतिहास में अगर देखें तो तानाशाहों के तौर पर हम इनको जानते हैं। इसका मतलब कि जो उसने कह दिया वही नियम है, जो उसने कहा वही होगा देश में। तो अगर राज्य अपनी शक्ति के प्रयोग की सीमा लांघ जाए तो उससे तानाशाही हो जाएगी, और नागरिक जब अपने शक्ति के प्रयोग की सीमा लांघ जाए तो वह राज्य को मानने से इनकार कर देगा, जिसको हम अराजकता कहते हैं। इसलिए शक्तियों का संतुलन करके संविधान जो किसी देश का है वह तानाशाही और अराजकता से उस देश को बचाता है। वह यह बताता है कि शासन व्यवस्था के अधिकारियों और संस्थाओं की शक्तियां क्या हैं, और यह बताता है कि शासन व्यवस्था कैसे काम करेगी, उसको मार्गदर्शन देता है। अब इन तीनों को जोड़कर हम एक परिभाषा लिखते हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो, पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवा देता हूं इसको। तीनों को हमने तीन अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, तीनों को जोड़कर एक परिभाषा बनाते हैं कि संविधान, पहले समझिए इसको, कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन व्यवस्था के संचालन के लिए मार्गदर्शन देता है, साथ ही वह उसके अधिकारियों और उसकी संस्थाओं की शक्तियों, उसके अधिकारों का स्रोत है, और राज्य और नागरिकों के बीच, राज्य और नागरिकों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय करके वह शासन व्यवस्था में तानाशाही और अराजकता जैसी स्थितियों से बचाने का प्रयास करता है। यह पूरी की पूरी व्याख्या इस तीन आधार पर दी जा सकती है। राइट, लिखिए इसको, मैं लिखवाता हूं कि संविधान शासन व्यवस्था को मार्गदर्शन देने वाले, संविधान शासन व्यवस्था को मार्गदर्शन देने वाले नियमों का संग्रह है, जो नियमों का संग्रह है जो शासन व्यवस्था के अधिकारियों, शासन व्यवस्था के अधिकारियों और उसकी संस्थाओं के कार्यों और अधिकारों की व्याख्या करता है, के कार्यों और अधिकारों की व्याख्या करता है, तथा राज्य और नागरिकों की शक्तियों के प्रयोग, राज्य और नागरिकों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय कर, राज्य और नागरिकों की शक्तियों के प्रयोग की सीमा तय कर देश को तानाशाही और अराजकता से, देश को तानाशाही और अराजकता से बचाता है। ठीक है, यह हो गया संविधान क्या है और संविधान क्यों आवश्यक है। अब पढ़ने के दौरान जब हम क्लास करेंगे तो पढ़ने के दौरान आपके पास यह होना चाहिए, भारत का संविधान। राइट, इसको हम कहते हैं बेयर एक्ट, एक्ट है यह। संविधान में लिखा क्या है, अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। अभी आगे बात करते हैं कितने अनुच्छेद कितने हैं, क्या है। तो हमारे पास एक संविधान होना चाहिए, तो वह चाहे सेंट्रल लॉ एजेंसी है, किसी भी पब्लिकेशन का, आप बेयर एक्ट खरीद लें,
द्विभाषी, यहां लिखा है द्विभाषी संस्करण, एक तरफ हिंदी है एक तरफ अंग्रेजी है। क्योंकि हिंदी शब्द कई बार बहुत क्लिष्ट हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी शब्द भी उसमें होना चाहिए, है ना। तो जैसे लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो पुनः स्थापना थोड़ा टफ वर्ड लगता है, तो उसको कहा जाएगा कि मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते राज्यसभा में। तो इंट्रोडक्शन लुक्स इजियर देन पुनः स्थापना, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक बेयर एक्ट हमारे पास होना चाहिए। जब भी आप क्लास करें तो बेयर एक्ट आपके सामने होना चाहिए, ताकि जिन अनुच्छेदों का रेफरेंस क्लास में आ रहा है, जिस अनुच्छेद पर मैंने बात की, तो वह अनुच्छेद हमारे सामने अगर होगा तो यह पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है, उसकी भाषा समझ में आएगी, उसका अर्थ समझ में आएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आएगा। पहला लाभ तो यह है। दूसरा लाभ यह है कि पीटी के एग्जाम में इसी बेयर एक्ट से उठाकर सीधे सीधे कई बार प्रश्न रख दिए जाते हैं, है ना। तो आपको पीटी में भी हेल्प कर सकता है, मेंस में भी हेल्प कर सकता है, कहीं उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, समझ भी विकसित करा देगा। तो एक बेयर एक्ट अपने पास आप रखेंगे किसी भी पब्लिकेशन का, लेकिन कोशिश यह कीजिए कि द्विभाषी संस्करण हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हो, राइट। अब क्या है कि जब हम संविधान की समझ विकसित कर लेते हैं कि संविधान क्या होता है, अब देखा जाएगा कि संविधान कितने तरह का हो सकता है और कैसे उसका हम अध्ययन कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। तो स्वरूप कैसा है उसका, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है ना, उसकी विचारधारा कैसी है। ऐसे बहुत सारे आधारों पर हम संविधान को एक प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। तो अब अगर हम ऐसे देखें कि संविधानों का वर्गीकरण करते हैं, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले स्वरूप के आधार पर, कैसा देखने में कैसा, है ना। तो यह हो गया लिखित, अलिखित, ठीक, रिटन एंड अनरिटन। शासन व्यवस्था के को मार्गदर्शन देने वाले नियमों का स्पष्ट उल्लेख जो करेगा वह लिखित संविधान है। जैसे भारत है, अमेरिका है, अधिकांश देशों के संविधान लिखित है। अलिखित संविधान में क्या होता है कि हमें ऐसा चिंता होती है हमें कि अगर संविधान लिखित ही नहीं है तो कैसे काम करेगा वह देश, क्या अपनी मर्जी से काम करने लग जाए। जैसे ब्रिटेन है, इजराइल है, ये दो राष्ट्र ऐसे हैं जहां संविधान लिखित नहीं है, राइट। लेकिन इन राष्ट्रों की, उन राष्ट्रों की, उन देशों की विशेषता यह होती है कि जहां संविधान अलिखित है, उस अलिखित संविधान की प्रेरणा जहां से ली गई है, उस अलिखित संविधान का जो स्रोत है, सोर्स, वह सोर्स सदैव लिखित होगा। तो वाक्य बनेगा कि अलिखित संविधानों के स्रोत सदैव लिखित होते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और हम यह तय करते हैं कि भविष्य में क्या होना चाहिए, राइट। तो यह कहा जाएगा कि ऐसे संविधानों के स्रोत लिखित होते हैं जिनसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखिए,
ब्रिटेन का उदाहरण लीजिए। अलिखित संविधान है, राइट, और लिखित स्रोत है। पहला मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी, और 1297 से इसको हमने कानूनी दर्जा दे दिया था। पहले तो यह संधि होती थी, एक ट्रीटी थे, एक संधि थी, समझौता था एक तरीके से, जो 1215 में जो बनाया गया, उसको हमने कानून बना दिया 1297 में। तो एक स्रोत है ब्रिटेन के संविधान का मैग्ना कार्टा, राइट। दूसरा जो स्रोत है उसका, उसको कहते हैं पिटीशन ऑफ राइट्स, 1632, ठीक है। और तीसरा है बिल ऑफ राइट्स, 1689। ये तीन स्रोत हैं ब्रिटेन के। उसी तरह है इजराइल, इसका भी संविधान अलिखित है, और लिखित जो स्रोत है इसका, इसके यहां एक कानून है, उसको कहते हैं हरीरी विधि। हरीरी एक व्यक्ति का नाम था जिसने वह बुनियादी कानून बनाया, हरीरी लॉज कहते हैं उसको। तो हरीरी के नियम से प्रेरणा मिलती है इजराइल के अलिखित संविधान को, राइट। और मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स जैसे दस्तावेजों से, लिखित दस्तावेजों से ब्रिटेन के अलिखित संविधान को प्रेरणा मिलती है। तो वापस अगर इस पर आए तो यह कहा जाएगा कि अलिखित संविधानों के स्रोत लिखित होते हैं जिनसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो जिन देशों में अलिखित संविधान है वो स्वेच्छाचारी, आर्बिट्ररी हो गए, या अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है वो, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इस तरीके से हम स्वरूप के आधार पर दो तरह के संविधानों की पहचान कर सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं प्रकृति के आधार पर। एक है कठोर, रिजिड, और दूसरा है नम्र या फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीमित मात्रा में संशोधन करने का प्रावधान, या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अत्यधिक जटिलता। या तो संशोधन बहुत सीमित होगा, या प्रक्रिया बहुत जटिल होगी, बहुत टेढ़ी प्रक्रिया है जिससे आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है। तो यह कठोर संविधान है, जैसे अमेरिका भी है, भारत भी है, मोरल है, जितने भी लिखित संविधान है वो कठोर होते ही हैं। लिखा गया है तो जाहिर है उसमें संशोधन करना बहुत आसान नहीं होगा। तो भारत का संविधान भी कठोर है, लेकिन साथ 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 नम्र भी है ना। कहीं ना कहीं पढ़ने को अवश्य मिला होगा कि भारत के संविधान की एक विशेषता है कि वह कठोर भी है और नम्र भी है। तो कठोर है कि संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है, लेकिन संशोधन कर सकते हैं, यही नम्रता है। तो संविधान में संशोधन मतलब क्या है,
परिवर्तन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, संशोधन करने का प्रावधान है। यही नम्यता है उसकी, कि हम कर सकते हैं, यह नम्यता का परिचायक है। लेकिन बहुत जटिल है प्रक्रिया, यह उसकी कठोरता का प्रमाण है। तो एक संविधान कठोर हो सकता है, एक नम्य हो सकता है। जैसे कठोर संविधान कहां का होगा? तानाशाहियों का। जो तानाशाह होंगे, कौन बदलेगा उत्तर कोरिया में संविधान? जनता तो नहीं बदल सकती, हम जब चाहें तब संशोधन नहीं कर सकते। तो जाहिर है वहां कठोरता ज्यादा होगी और बाकी जगहों पर नम्यता ज्यादा होगी। कुछ संविधान ऐसे होंगे जहां दोनों के गुण दिखाई दे रहे हैं, जैसे भारत है, राइट। तो एक वर्गीकरण का आधार हो गया कि हम इसको प्रकृति के आधार पर हम इसको कठोर या नम्य बना सकते हैं। ठीक है। अब संरचना के आधार पर कैसा है, तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है वह है संरचना के आधार। इसको भी दो भागों में बांटे। दो तरह का संविधान है। पहला निर्मित, अंग्रेजी में लिखेंगे फ्रेम्ड। दूसरा है विकसित, इवॉल्व। इसका मतलब हो गया कि संविधान लिखने के लिए हमने कोई संस्था बनाई थी, जैसे संविधान सभा हमारे यहां। संविधान सभा द्वारा संविधान का लेखन, है ना, उसका निर्माण कह सकते हैं। लेखन है, निर्माण है, कि संविधान सभा बना दी हमने और संविधान सभा इसका आलेखन कर रही है, इसको बना रही है, इसको लिख रही है। यह निर्मित संविधान है। और इसका हो गया कि कालांतर में संविधान के सिद्धांतों का विकास। जैसे मान लिया भारत पहले से बहुधार्मिक राष्ट्र है, प्राचीन काल से कई तरह के धर्म भारत में विद्यमान रहे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। तो भारत पहले भी पंथ निरपेक्ष था, लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हमने संविधान में बहुत बाद में किया, 1976 में किया, 42वें संशोधन से। तो ऐसा नहीं है कि 76 के पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था। पंथ निरपेक्षता शुरुआत से थी। तो धीरे धीरे वह समय के हिसाब से बदलती गई और जब इतनी परिपक्व हो गई कि हमने उसको संविधान में रख दिया, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दे दिए कि जो व्यक्ति जिस धर्म का है वह अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। तो उसको कहा जाएगा कि वह संविधान विकसित संविधान है। उसका इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे वह आगे बढ़ा है। तो भारत के संविधान की जो विशेषता है उसमें अभी हमने जैसे कहा कि कठोर भी है, नम्य भी है, उसी तरह भारत का संविधान विकसित भी है और निर्मित भी है, क्योंकि कालांतर में उसके सिद्धांतों का विकास हुआ है और संविधान सभा ने उसका निर्माण करके उसका लेखन भी किया है। तो भारत का संविधान विकसित भी हुआ और निर्मित भी है। दोनों तरह का संविधान है, नम्य भी है और कठोर भी है। दोनों तरह के गुण हमारे संविधान में दिखाई देते हैं, राइट। अब इसके बाद अंत में एक और तरीका है इसको वर्गीकृत करने का। वह क्या है? वह है विचारधारा के आधार पर। जैसे एक कहा उदारवादी, दूसरा कहा समाजवादी, तीसरा कहा सत्तावादी, चौथा कहा सर्वसत्तावादी।
उदारवादी का मतलब है कि ऐसा संविधान है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण। किसी भी स्थिति में हम स्वतंत्रता से समझौता नहीं कर सकते, यह कहा जा रहा है उदारवादी संविधान में, राइट। समाजवादी जो है वह कहा जा रहा है कि जो संसाधन, सेवा, सुविधा का जो वितरण होगा वह राज्य करेगा। जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वह तय करेगी कि हमारे तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, टीकाकरण, जितने तरह की सुविधाएं, सेवाएं हैं, सब हमारे तक पहुंचे, यह सरकार सुनिश्चित करेगी। और यह कहेगी कि आप सब कुछ अवेलेबल है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं कि स्कूल, इस गांव में शिक्षा देनी है तो गांव में सरकार ने स्कूल बनवा दिया, गांव में सरकार ने अस्पताल बनाया, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है। सुना होगा गांव में टीकाकरण के कार्यक्रम चलते हैं, जैसे पहले चलता था पल्स पोलियो स्कीम। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जो है वह सेवाएं, सुविधाएं उपलब्ध कराती है। उस तरह के संविधान को कहेंगे समाजवादी संविधान, ठीक है। सत्तावादी वह होगा जिसमें सरकार की शक्तियों को नागरिकों पर वरीयता दी जाएगी, अर्थात अधिकार जो होंगे वो सीमित होंगे। जैसे चीन है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि चीन में अधिकार वही होगा जो सरकार चाहती है। हमारे यहां की तरह स्वतंत्रता नहीं है चीन में, है ना। तो चीन की सरकार जो चाहेगी उसी तरह के अधिकार जनता को मिलेंगे। तो ऐसे संविधान को हम कहेंगे सत्तावादी। और सब सत्तावादी का उदाहरण तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, है ना। तानाशाही है कि एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियां प्राप्त, एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियां प्राप्त। इस तरीके से हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि संविधान क्या होता है, क्यों आवश्यक है और संविधान कितने तरह का हो सकता है। इस तरीके से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, राइट। अब जो मैंने कहा कि आपको एक बेयर एक्ट खरीदना है और जब भी क्लास करेंगे तो आप बिना बेयर एक्ट के क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप भले वीडियो को रोक रोक कर देखें, लेकिन आप लिखेंगे जरूर, और नहीं लिखेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने समझ लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है तो हमेशा के लिए याद हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसको ध्यान में रखना है। लिखना भी है, जो मैं लिखवा रहा हूं या बोर्ड पर लिख रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। अपनी हैंडराइटिंग में जब आदमी लिखता है कोई चीज तो उसकी समझ ज्यादा अच्छी होती है, राइट। तो बेयर एक्ट भी खरीदेंगे और क्लास जब भी होगी तो बेयर एक्ट पर बात करें। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। जैसे संविधान की शुरुआत की जाएगी वैसे आपको समझ में आ जाए क्या है, राइट। अब क्या है कि जो भारत का संविधान है, जो इसकी संरचना है उस पर बात करें हम। कैसे बना था, क्या था, वो आगे देखेंगे, है ना। कुछ संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद यह देखा जाएगा कि उसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है, कैसे बना। अभी उसकी संरचना देखनी है कि जैसे मेरे हाथ में संविधान है, इसमें क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज है। तो सबसे पहली चीज इसकी उद्देशिका है, जिसको हम साधारण भाषा में प्रस्तावना कहते हैं, लेकिन हम लोग उद्देशिका लिखेंगे। इसको कुछ किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा, प्रस्तावना। अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रिएम्बल, राइट। अब आगे डिस्कस किया जाएगा कि प्रिएम्बल क्या होता है, कैसे करता है, क्या उसका कंटेंट है, वो देखिए। दूसरा है, इसमें मूल संविधान
और ये वर्तमान संविधान है, राइट। तो मूल संविधान में कुल जो इसके भाग थे वो 22 थे। वर्तमान संविधान में इसके भागों की संख्या हो गई 25। से फॉर एग्जाम्पल कैसे कि भाग 9 था पहले हमारे पास, हमने भाग 9A में नगर पालिका जोड़ दिया, हमने भाग 14A में अधिकरण जोड़ दिया, तो नए कुछ प्रावधान उसमें जोड़ते गए हम, तो कुल मिलाकर भागों की संख्या हो गई 25 और मूल संविधान में 22 थे। भाग के बाद होगा अनुच्छेद, यह था 395, वर्तमान में यह है 448। 448 कैसे, जब इसके अंत में देखेंगे तो अंत में इसके लिखा है 395। इसका मतलब है कि हमने जितने भी अनुच्छेद जोड़े, जैसे 5 इधर हो गया और 48 उधर हो गए, है ना, तो 53 जो हमने आर्टिकल जोड़े इसमें वो 1 से 395 के बीच जोड़े हैं, न कि इसके बाद। इसके बाद जोड़ते तो वह 396, 97, 98 होता। तो हमने 1 से 395 के बीच हमने 53 अनुच्छेद जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर हो गए 448। लेकिन अंतिम जो संख्या है वह 395 ही दिख रही है संविधान में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा है इसकी जो अनुसूचियां थी वो थी 8, अभी है 12। अनुसूची का मतलब होता है कि कुछ बात जो किसी अनुच्छेद में लिखी हुई है उसका विस्तार है वहां। जैसे कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य जितने हैं भारत में 28, उनका नाम लिखा होगा अनुसूची में। तो अनुसूची अनुच्छेद के प्रावधान का ही विस्तार कही जाती है। तो पहले कुल अनुसूचियां थी 8, आज है 12। कैसे कि जो नवी अनुसूची है उसको हमने पहले संशोधन से 1951 से जोड़ा, जो 10वीं अनुसूची है उसको हमने 52वें संशोधन 1985 से जोड़ा, जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संशोधन 1992 से जोड़ा, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संशोधन 1992 से जुड़ा, राइट। तो अनुसूची होगी, आर्टिकल का विस्तार है। कुल अनुसूचियां 8 थी, इन 4 संशोधनों से हमने 4 अनुसूचियां जोड़ के उनकी कुल संख्या कर दी है 12, ठीक है। अब इसकी बात करें कि हम संरचना की अगर बात करें तो जैसे इधर लिखा अनुसूची और इधर है मुख्य प्रावधान क्या है इसकी। तो अनुसूची 1 में राज्यों के नाम है, राइट। अनुसूची 2 में कुछ पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है, किसको कितना वेतन मिलेगा, क्या होगा। अनुसूची 3 जो है उसमें शपथ पत्र है, जैसे मंत्री क्या शपथ लेगा, न्यायाधीश क्या शपथ लेगा, सांसद क्या शपथ लेगा, उसका शपथ पत्र है। अनुसूची 4 में राज्यों से राज्यसभा की कितनी सीट है, प्रत्येक राज्य से होगा ना कि हर राज्य से लोकसभा की सीट इतनी, राज्यसभा की इतनी, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यह अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में जनजाति, ट्राइब्स की बात है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र,
ट्राइब्स कहां रहती है, इन 4 राज्यों को छोड़ दें अगर, तो वह अनुसूचित जनजातियां वहां रहे, उसका उल्लेख है, उसके प्रशासन का उल्लेख है। छठी जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो जनजातियां रहती हैं उनके बारे में प्रावधान है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा है। किस विषय पर कौन कानून बनाएगा उसका उल्लेख है ना, जिसमें नाम है संघ सूची, इसमें संघ को अधिकार है। दूसरा है राज्य सूची, इसमें राज्य को अधिकार है। और तीसरा है संवर्ती सूची, इसमें संघ और राज्य दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। ये 7वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं रखी गई हैं इसमें कुल, जो संविधान से मान्यता प्राप्त है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है कि कोई विधायिका का कोई सदस्य, मान लिया संसद का कोई सदस्य है, राज्य विधायिका का कोई सदस्य है, वह दल बदल ले तो उसके आधार पर उसको अयोग्य कर सकते हैं। यह 10वीं अनुसूची में है। यहां पर मैंने बताया है भी, यहां ये ध्यान में रहेगा कि 9वीं अनुसूची जोड़ी है 51 पहले संशोधन से, 10वीं जोड़ी है 52वें से, 11वीं जोड़ी है 73 और 12वीं जोड़ी है 74वें संशोधन से। तो 11वीं अनुसूची है पंचायतों के लिए विषय, ठीक है, 29 विषय कुल हैं इसमें। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं के लिए विषय। ये हो गए कुल मिलाकर 18 विषय हैं इसमें। यह संरचना है भारत के संविधान की, कि हमारे संविधान के मूल संविधान में भाग 22 थे, वर्तमान में 25 हैं। अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में 448 हैं। अनुसूचियां 8 थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इस तरीके से भारत के संविधान की संरचना हम देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बात क्या की है, बहुत बुनियादी बात कर रहे हैं अभी 1-2 कक्षा में। वो क्या है, जैसे हमने पढ़ा है कि संविधान क्या होता है, क्यों आवश्यक है, कितने तरह का संविधान होता है और संविधान की संरचना क्या है। अगली क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे ऐसे ही कुछ शब्दावली पर, जैसे राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है ना, संघ क्या है, परिसंघ क्या है, महासंघ क्या होता है, लोकतंत्र किसको कहते हैं, संप्रभुता किसको कहते हैं। ऐसे शब्दों पर पहले बात करेंगे जो हर समय हर कदम पर हमारे सामने आएंगे, तो उनका अर्थ हमारे पास क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास को आगे बढ़ाएंगे और मुझे लगता है कि उसे एक बार कॉन्सेप्ट अगर बन जाएगा तो आगे फिर गहराई में संविधान को समझने में आसानी होगी। थैंक यू।